हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है अपनी वस्तु। वस्तु चीज़ को कहते हैं, थिंग। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महात्मा साधु पुरुष, सज्जन पुरुष। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। मार्ग में, रास्ते में महात्मा जी ने एक जगह पर दो लोगों को ऊंची आवाज में, तेज आवाज में बोलते हुए सुना। दोनों ही व्यक्ति हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। हाथों में लकड़ी ले रखी थी उन्होंने और एक दूसरे के प्राण लेने को, जान लेने को उद्यत, तैयार दिखाई देते थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। दोनों जो व्यक्ति थे वो जमीन के लिए लड़ रहे थे और दोनों ये कह रहे थे कि ये भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। स्वामित्व, मालिकाना हक जताने के लिए दोनों ही कह रहे थे कि हम उस भूमि के स्वामी हैं, मालिक हैं, और इसलिए वो दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। क्रोध से लाल पीला होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यधिक गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। तो जो लड़ाई के दौरान, स्वामित्व जतलाने की जो लड़ाई थी उसके दौरान दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, यानी बहुत तेज गुस्सा थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, अपने अपनी तर्क दे रहे थे कि किस तरह से वो जमीन उनकी है। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। दयालु जो दूसरों पर दया करता है और परोपकारी जो दूसरों का भला करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। पर प्लस उपकार, परोपकार, दूसरों का भला करने वाले होते हैं महात्मा लोग। सदैव सबका भला ही चाहते हैं, सदैव हमेशा वो सबका भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। महात्मा जी ने सोचा कि ये दोनों बिना वजह, व्यर्थ, बेवजह, बेकार ही अपनी जान देने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। इन्हें समझा बुझाकर और इनका आपस में समझौता करा देना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए। महात्मा जी ने ये सोचा। यह सोचकर वे उनके निकट गए। निकट होता है नज़दीक, उनके पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, भद्र सज्जन भले, हे भले लोगों, हे सज्जन पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो और तुम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। जब महात्मा जी ने पूछा कि तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो, तो उनमें से एक ने कहा कि ये जो मेरे पिता ने मरते समय जो संपत्ति, भूमि का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस जमीन का मालिक मैं हूँ, लेकिन ये जो दूसरा है ना, ये बेकार ही झगड़ा कर रहा है। लेकिन ये सुनते ही दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, तत्काल, तुरंत। वो बोला, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं, मेरे भाग में आती है। भाग, हिस्से में। ये भूमि इसके हिस्से में नहीं बल्कि मेरे हिस्से में, मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना होता है जबरदस्ती छीनना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। निर्णय, फैसला, इसका फैसला ऐसे तो कभी नहीं होगा अगर तुम दोनों ही अपनी कहते रहोगे इसे। इसलिए अच्छा यही रहेगा
कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। महात्मा जी ने उनको कहा कि तुम ऐसे लड़ते रहोगे तो इसका फैसला कभी नहीं होगा। तुम जिस जमीन के लिए लड़ रहे हो तुम उसी से पूछ लो कि वो किसकी है, वो खुद ही इसका फैसला कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। इसलिए ताकते रहे कि ये महात्मा जी क्या कह रहे हैं। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है क्या? जमीन भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? महात्मा जी ने कहा कि जमीन बोलती है लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई देगी, हम लोग सुन सकते हैं, तुम नहीं सुन सकते। लेकिन तुम ये बताओ कि ये जमीन जो फैसला करेगी क्या वो तुम्हें मंजूर होगा? क्या तुम दोनों उसे मान लोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, वो तैयार हो गए कि हाँ हम मान लेंगे। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। दोनों भाई ये चाह रहे थे पहले फैसला हो जाए, तो वो बोले कि आपको हम जमकर भरपेट खाना खिलाएंगे, लेकिन पहले हमारी जमीन का निर्णय कर दीजिए, फैसला हो जाने दीजिए। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, वो कहीं चली थोड़ी जाएगी, हम उसका फैसला बाद में करेंगे, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लग गए। जो खाना दोनों भाई लेके आए थे उसको मिला के और महात्मा जी ने उसके 3 हिस्से किए और दोनों भाइयों को भी आदेश दिया कि आप भोजन करो और खुद भी खाने लग गए। इस प्रकार स्वयं भी भोजन करने लगे। इसका अर्थ होता है खुद भी वो भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। महात्मा जी ने उनसे भोजन इसलिए मंगवाया था ताकि वो दोनों जो क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, जब वो भोजन लेने जाएंगे तो कुछ समय पश्चात उनका गुस्सा वैसा नहीं रहेगा। जैसे आप अपने से लीजिए कि जैसे आपका कोई छोटा भाई या आपका कोई दोस्त होता है और वो आपको उससे आपका झगड़ा हो जाता है और वो आपको चांटा लगा देता है। अब अगर आप तुरंत उससे अपना बदला लेते हैं या तुरंत आप चांटा लगाते हैं तो वो बहुत तेज़ लगेगा उसे, लेकिन अगर वो बच निकलता है, 2-4 घंटे बाद आपके हाथ आता है या फिर वो अगले दिन आपको मिलता है, तब आप अपना बदला लेते हैं या उसे वापस मारते हैं, तो वो उतना तेज़ नहीं होगा। क्योंकि जब हमें क्रोध आया हुआ होता है तो उस क्रोध में वो सोचने समझने की विवेक जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए जब अगर उस आदमी को क्रोध में अगर कुछ समझाया जाता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए महात्मा जी ने उनका क्रोध शांत किया और फिर उन्हें समझाया। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त जब उससे निपट लिए, भोजन से वो काम खत्म कर लिया, तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब काफ़ी देर हो गई, भोजन आदि में 2 घंटे भी लग गए, वो खाना ख़त्म भी हो गया। तो फिर उन्होंने महात्मा जी से निवेदन किया। अब भाई उनके तो ज़मीन का फैसला ज़रूरी था, तो बोले कि महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप कम से कम आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से ही पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। नीचे होके महात्मा जी ने अपना कान जमीन से लगा दिया और ऐसे जैसे वो कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वास्तव में जमीन कुछ बोल रही हो। कुछ देर तक
तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। व्यर्थ ही, बेकार ही, ये दोनों बेकार में झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों ज़रूर मेरे हैं, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। पीढ़ियाँ जैसे एक आपके दादाजी की पीढ़ी थी, उसके बाद आपके पिताजी की पीढ़ी है, फिर आप वाली पीढ़ी है, यानी जनरेशन जो होती है। तो ज़मीन कह रही है कि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। इसके बाप और दादा और परदादा वगैरह ने भी मुझ पर ही अनाज उगाकर और वो भोजन किया है। उन्होंने मेरी वजह से ही वो जिंदा रहे हैं, मैंने उनको पाला है और वो यहाँ से चले भी गए। आदमी अमर थोड़ी होता है, वो मरता है, लेकिन ज़मीन तो वहीं रहती है। तो उसने कहा जमीन ने कि मैंने उनको पाला है और उन्हें जाते हुए भी देखा है। वो लोग तो चले गए, मुझे अपने साथ नहीं ले गए। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, शर्मिंदा महसूस किया उन्होंने, उन्हें बहुत शर्म आई और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े, पैरों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गरम देखकर चोट की। लोहा गरम देखकर चोट करना, उपयुक्त समय पर बात कहना, ठीक है। अब उन दोनों का क्रोध शांत हो चुका था, दोनों लज्जित हो गए और महात्मा जी के पैरों में गिर पड़े। अब महात्मा जी ने सोचा कि अब जो मैं कुछ भी कहूँगा उसको वो ठीक तरह से समझ पाएंगे। अगर वो जब क्रोध में तुरंत आकर महात्मा जी ये सब बातें कहते तो वो उसको नहीं समझ पाते। तो ये भी एक मुहावरा है कि गर्म लोहे पर चोट करना, उपयुक्त समय पर कार्य करना। तो महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, तनिक थोड़ा सा जरा विचार करो, जरा सोचो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य यानी आदमी मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, बेकार कोशिश करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु क्या साथ ले गए? साथ क्या ले गए? हम कहते हैं कि ये हमारा घर, ये हमारी ज़मीन, ये हमारी दौलत संपत्ति, लेकिन क्या जब कोई मरता है तो क्या वो अपने साथ कुछ लेके जाता है? इस दुनिया में हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने, कि क्या बड़े बड़े जो राजा हुए हैं, इतनी जिनके पास संपत्ति थी, क्या वो भी अपने साथ कुछ लेके गए हैं? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सब कुछ यहीं रह जाना है, इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है। महात्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बस यही वो संपत्ति है जो हमारे साथ जाती है। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। लोक परलोक, लोक इस पृथ्वी लोक से इसका तात्पर्य है, इस लोक से, और परलोक दूसरा लोक, ठीक है। लोक जो मरने के बाद जिस लोक में आदमी जाता है, तो लोक परलोक के संगी साथी हैं। जो अच्छे कर्म हैं वो इस जन्म में ही नहीं, इस लोक में ही नहीं, बल्कि परलोक में भी व्यक्ति के साथ जाते हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है, बाकी सब कुछ तो यहीं पड़ा रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों, अच्छे कार्यों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि इन बेकार की चीज़ों से लड़ने से
चीज़ों के लिए लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हम अपना मूल्यवान समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। इनके बजाय हमें हमारे जीवन को अच्छे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, दूसरों की मदद में, परोपकार में और प्रभु के नाम सुमिरन में लगाना चाहिए, ताकि यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। और उस दिन के बाद से दोनों भाई प्रेम से व्यवहार करते थे और अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।